नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अपने विश्व इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारी कक्षा 10 की NCERT का अध्याय 2 है। तो अध्याय 2 यानी कि इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, इस अर्थात द नेशनलिस्ट मोमेंट इन इंडो चाइना। तो हम लोगों ने एक तरीके से कल की वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि हमारा पार्ट 1 था। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में एक तरीके से डिस्कस किया था कि जो इंडो चाइना है, वो इंडो चाइना आधुनिक वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों के इलाकों को हम इंडो चीन जो है या इंडो चाइना कहते हैं। ऑलराइट। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक तरीके से वियतनाम के बारे में देखा था कि किस तरीके से जो वियतनाम है वो साल 1945 में आज़ाद हुआ, और उसके बाद कई सालों तक यानी कि 30 साल समथिंग उसको संघर्ष करना पड़ा था पूर्णतः आज़ादी के लिए। तो तब कहीं जाकर वो 1976 में यानी कि 1976 में एक तरीके से आज़ाद हुआ था, और पूरी तरीके से एक तरीके से रिपब्लिक बन गया था, यानी कि रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तो ये भारत से भी पहले जो है एक तरीके से इसको आज़ादी मिल गई थी, जो कि साल 1945 में मिली थी। तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, और साथ ही साथ ये भी देखा था कि किस तरीके से जैसे भारत पर एक तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत को एक तरीके से गुलाम बनाया था। तो गुलाम बनाने के बाद जो है ब्रिटिशर जो चाहते थे, तो ब्रिटिशर अपने कल्चर को यहाँ पर अपनाना चाहते थे, ताकि जो भी जितने भी एक तरीके से भारतवासी है उनकी शिक्षा पद्धति को अपनाएं और एक तरीके से उन्हीं के गुणगान गाए। तो इसी तरीके से वियतनाम में भी कुछ इसी तरीके से चल रहा था कि जो फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसी भी यही चाहते थे कि उनके जो शिक्षा पद्धति है और एक तरीके से उनकी सभ्यताएं हैं वो उनको अपनाएं, ठीक है, और उनका गुणगान करें। तो हम लोगों ने कल की वीडियो में तमाम सभी ये जो बातें हैं वो की थी। ऑलराइट। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साफ सफाई, बीमारी और रोज़मर्रा के प्रतिरोध के बारे में। तो आखिर ये हेडिंग जो है हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, तो औपनिवेशवाद के खिलाफ ऐसे राजनीतिक संघर्ष भी थे जो कि शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, जैसे हम लोगों ने कल की वीडियो में शिक्षा के क्षेत्र में देखा था कि किस तरीके से वियतनामियों ने संघर्ष किया था, ठीक है। तो वियतनामी एक तरीके से अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकते थे, परंतु जो फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसियों ने छोटी कक्षाओं के लिए एक तरीके से वियतनामी रखी, और बड़ी कक्षाओं के लिए जो फ्रांसीसी भाषा है उसको पढ़ना जो है एक तरीके से कंपलसरी कर दिया, जैसा कि आज भारत में भी है। तो भारत में आप लोगों ने पहले देखा होगा कि भारत में एक तरीके से जो शिक्षा प्रणाली थी वो हिंदी या संस्कृत में पढ़ाई जाती थी, परंतु धीरे धीरे से कक्षा 7 या 8 में हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, परंतु आज के समय में जो कक्षाएं होती है वो टोटली जो है किस मीडियम में होती है, इंग्लिश मीडियम में होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर को पूर्ण तरीके से अपना रहे हैं, ठीक है। तो उसी के साथ साथ जो शिक्षा के क्षेत्र हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र ही ऐसे नहीं थे कि वही एक तरीके से राष्ट्रवाद चाहते थे, परंतु बहुत सारे ऐसे भी संस्थान थे जो कि गुलाम जनता नाना प्रकार से गुस्से को अभिव्यक्त करती थी। तो इसी तरीके के गुस्से की अभिव्यक्ति को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो एक किस्सा है इसमें, हनोई पर फ्लैग का हमला। तो फ्लैग जो है आप लोगों को पता ही होगा कि एक बीमारी है जो कि चूहों की वजह से फैलती है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको पता ही चल गई, परंतु वो किस तरीके से चूहों के कारण फैली और हनोई में क्यों फैली, तो इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। तो देखिए, हमारा ये हेडिंग है हनोई पर फ्लैग का हमला। तो देखिए, इसमें जो है वो स्वास्थ्य और साफ सफाई का एक उदाहरण हम ले लीजिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्रांसीसी है वो एक आधुनिक वियतनाम की स्थापना का काम शुरू कर रहे थे। तो उन्होंने फैसला किया था कि जो हनोई है उसका भी वो पूर्ण निर्माण करेंगे, यानी कि उसको भी दोबारा से वो बनाएंगे और एक नए आधुनिक शहर का वो निर्माण करेंगे, और उसी के साथ साथ वास्तुकला और क्षेत्र के सामने जो है वो नवीनतम विचारों और आधुनिक इंजीनियरों को निपुणता का इस्तेमाल करेंगे। तो साल 1903 में हुआ क्या कि जो हनोई है उसके नवनिर्मित आधुनिक भाग में ब्यूबार्निक फ्लैग की जो महामारी है वो फैल गई, और बहुत सारे जो औपनिवेशिक देश हैं, औपनिवेशिक का मैंने आपको मतलब बताया था कि जहाँ पर किसी दूसरी कंट्री के जो लोग हैं और सबसे ज़्यादा एक तरीके से वहाँ पर वो बसासत या जनसंख्या रहती हो, हम उसे औपनिवेशिक
वाद कहते हैं, यानी कि औपनिवेशिक देश कहते हैं। यानी कि जैसे भारत था वो एक औपनिवेशिक देश बनकर रहा था, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर यहाँ पर आए थे और ब्रिटिशर एक बड़ी तादाद में यहीं पर बस गए थे, ठीक है, और उन्होंने भारतवासियों पर क्या किया था, एक तरीके से राज किया था। तो इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आखिर उस समय क्या कदम उठाए गए थे और किन किन कारणों से जो समाज था उसमें तनाव पैदा होने की स्थिति क्यों आई, और परंतु जो हनोई है उसके हालात किस तरीके थे, यानी कि कुछ खास थे या कुछ अलग थे। तो इसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हनोई के हालात उस समय थे वो कुछ खास थे। वो खास क्यों थे, तो देखिए पहले हम चित्र से हम देख लेते हैं कि हनोई जो जिस शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं वियतनाम के, तो ये हनोई है। तो हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से में इस तरह की इमारतें जो हैं वो बनाई गई थी। तो यानी कि जहाँ पर आबादी वाला हिस्सा था हनोई में, तो इस तरीके की इमारतें बनाई गई थी जो कि फ्रांसीसी कल्चर से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर फ्रांसीसियों का एक तरीके से राज था। और राज की देखो गुलामी और राज की सबसे बड़ी ये बात होती है कि जहाँ पर भी एक तरीके से जो देश गुलाम रहे हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि वो अपनी एक तरीके से संस्कृति और अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ जाते हैं। जैसे कि भारत में भी है, जो हमारा राष्ट्रपति भवन जिसको हम जानते हैं, वो अंग्रेजों के द्वारा ही निर्मित है, ऑलराइट। परंतु आप लोगों को ये भी चीज़ पता होगी कि अभी हाल ही में एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके शिलान्यास करने का एक तरीके से एक भाषण दिया था, और उसका शिलान्यास जो है वो किया जाएगा। यानी कि एक भारत में जो है नया जो है राष्ट्रपति भवन बनाया जाएगा, ठीक है। और सॉरी, राष्ट्रपति भवन नहीं, उसे संसद बनाया जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो भारत में भी एक तरीके से नवनिर्मित जो है वो पार्लियामेंट बनाया जाएगा, ऑलराइट। तो देखिए, तो हनोई के जो फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से थे, तो उसको एक खूबसूरत और साफ़ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था, और वहाँ पर चौड़ी सड़कें थी और निकासी के लिए बढ़िया इंतजाम किया गया था। परंतु ऐसी आधुनिक सुविधा नहीं थी कि जो पुराने शहर से सारा कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में बहा दिया जाए। तो भारी बरसात या बाढ़ के समय तो सारी जो गंदगी थी वो जो सड़क थी तो वो सड़कों पर तैरने लगती थी, और असल में फ्लैग की शुरुआत ही इन चीज़ों से हुई थी, जिनको शहर में फ्रांसीसी बाग में स्वच्छ परिवेश बनाए रखे थे और उनके लिए लगाया गया था। और शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल शिविर आधुनिकता का प्रतीक थे। तो यानी कि एक तरीके से जो विशाल शिविर बनाए गए थे वो आधुनिकता का प्रतीक थे, और यहीं से ही इन्हीं शिविरों से ही चूहों के पनपने के लिए आदर्श साबित हुए। ये शिविर चूहों के लिए निर्बाध आवाजाही के लिए उचित थे, और उनमें चलते हुए चूहे जो थे वो पूरे शहर में बेखटके घूमते रहते थे, और इन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घरों में घुसने लगे। तो जब एक तरीके से जो चूहे थे वो घुसने लगे, तो उनको लेकर के एक तरीके से क्या किया गया, यानी कि जो फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसी जब उनके घरों में चूहे घुसने लगे और इस तरीके की वो समस्याएं देखने लगे कि भाई चूहों के द्वारा जो है फ्लू की जो है वो बीमारी फैलने लगी है, तो इस बीमारियों को किस तरीके से रोका जाए। तो पहला तो यही कदम था कि चूहों को घर में आने से रोका जाए। तो आखिर ये काम करना किस तरीके से पॉसिबल था, यानी कि आखिर उन्होंने क्या कदम उठाए। तो देखिए, आप लोग हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि चूहों की पकड़ धकड़। तो आखिर चूहों की पकड़ धकड़ से हम लोगों को समझ आता है कि चूहों को पकड़ना शुरू किया गया। तो चूहों को किसके द्वारा पकड़ना शुरू किया गया, जो वियतनामी लोग थे, क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वियतनामी लोगों को एक तरीके से बहुत ही नीचे तबके का लोग मानते थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नीचे स्तर का वो लोग उन्हें मानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि 1902 में उन्हें चूहे पकड़ने का एक तरीके से काम दे दिया गया और यह मुहिम चलाई गई। और जो चूहे पकड़ता है, यानी कि जो चूहे उस समय पकड़े जाते थे वियतनामियों के द्वारा, तो उन्हें उचित इनाम जो है फ्रांसीसियों के द्वारा दिया जाता था। तो उदाहरण के लिए 30 मई को 20,000 जो है वो चूहे पकड़े गए थे। उसके बाद चूहे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो कुछ वियतनामी जो थे वो चूहों का शिकार इस मुहिम के जरिए सामूहिक सौदेबाजी का महत्व समझने में आने लगा। जो कि लोग शिविरों की गंदगी में घुसकर काम करते थे, उन्हें पाया कि अगर एक तरीके से एकजुट वो हो जाएं तो बेहतर मेहनत ताने के लिए सौदेबाजी वो कर सकते हैं, और उन्हें एक स्थिर से फ़ायदा उठाने के लिए एक नायाब तरीके भी ढूंढ लिए। और मजदूरी को पैसा तब तक मिलता था जब तक कि वे साबित न कर दे कि उन्होंने इतने सारे जो हैं वो चूहे मार दिए हैं। तो चूहे मारने का एक तरीके से जो फ्रांसीसी थे, तो उनको एक तरीके से जो चूहा होता है, तो चूहे को मारने के बाद उनकी कटी हुई पूंछों को दिखाना होता था।
तो उसी के हिसाब से उनको पेमेंट कर दी जाती थी, ठीक है। परंतु वियतनामियों ने भी क्या किया कि वो चूहों की जो पूंछें हैं वो उनको काट करके दिखा दिया करते थे कि उन्होंने इतने सारे जो चूहे हैं वो मार गिराए। तो उसी के हिसाब से उन्होंने सोचा कि एक तरीके से अच्छा खासा जो है वो हमारा रोजगार भी रहेगा, और इसी के साथ जो फ्रांसीसी है वो इससे तंग आ जाएंगे और हमारे देश को छोड़ करके वो चले जाएंगे। तो काफ़ी सारे उनके एक तरीके से मत भी थे इसी चीज़ को लेकर के। और चूहे ख़त्म होने का नाम इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि पूंछ कटने से जो है वो चूहे नहीं मर रहे थे, जिनसे उनकी जो जनसंख्या थी वो बढ़ती ही जा रही थी, जिससे फ्रांसीसियों को एक तरीके से फ्लू की जो बीमारी का खतरा है वो उनके लिए बढ़ता ही जा रहा था। परंतु निर्बलता के इस प्रतिरोध में असहयोग से तंग आकर आखिरकार फ्रांसीसियों ने चूहों के बदले पैसे देने की योजना ही बंद कर दी। लिहाजा ब्यूबानिक जो फलेरा था वो ख़त्म नहीं हुआ। न केवल 1903 में बल्कि अगले कुछ सालों तक यह बीमारी पूरे इलाके में फैल गई, और चूहों के आतंक की यह कहानी कई मायनों में फ्रांसीसी सत्ता की सीमा और सभ्यता प्रसार के उनके मिशन में निहित अंतर विरोधों के सामने ला देती है, ठीक है। तो चूहे पकड़ने वाली हरकतों से हमें पता चलता है कि जो वियतनाम के लोग थे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में औपनिवेशवाद का किस किस तरीके से विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमें विरोध की भी एक तरीके से विरोध की भी भावना इसमें हमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ इसमें एक तरीके से जो रोजगार फ्रांसीसियों के द्वारा दिया गया था वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो आप हेडिंग बात करते हैं धर्म और औपनिवेशवाद विरोध के बारे में, ठीक है। तो देखिए, तो औपनिवेशिक वर्चस्व जो है वो निजी और सार्वजनिक जीवन के तमाम पहलुओं पर नियंत्रण के रूप में सामने आता है। तो किस तरीके से आता है, देखिए, तो फ्रांसीसियों ने न केवल सैनिक ताकत के सहारे वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, बल्कि वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी पूरी तरीके से उन्होंने बदलना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ के जो धर्म हैं और औपनिवेशिक शासन को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका अदा कर रहे थे। लेकिन जो दूसरी ओर उसने प्रतिरोध के नए नए रास्ते भी खोल दिए थे। तो आखिर कौन कौन से वो रास्ते जो थे उन्होंने वो खोल दिए थे, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो वियतनामियों के धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, ठीक है, और कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित थे। तो फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के लिए बीज बोने का उन्होंने प्रयास किया। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, एक तरीके से जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के विरोध में उन्होंने किस धर्म का एक तरीके से विकास करने की सोची, ईसाई धर्म की। तो उन्होंने वियतनामियों के धार्मिक जीवन में इस तरीके से घालमेल पसंद नहीं था, और उन्हें लगता था कि जो प्रभौतिक शक्तियों को पूजने के वियतनामी की आदत है उसको सुधारा जाना चाहिए। तो 18वीं सदी से ही बहुत सारे जो धार्मिक आंदोलन थे तो पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी ही हम घटना के बारे में हम बात करते हैं जो कि 1868 की है, यानी कि 1868 में आखिर हुआ क्या था कि जो स्कारलस रिवॉल्ट यानी कि विद्वानों का विद्रोह है वो फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ शुरुआती आंदोलनों में से था, और इस आंदोलन की जो बागडोर है वो थी शाही दरबार के अफसरों के हाथों में। तो ये अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे, और उन्होंने नुगुअन और हातियन प्रांतों में बगावतों का नेतृत्व किया और 1000 से ज़्यादा जो है ईसाइयों का कत्ल कर डाला। तो कैथोलिक मिशनरी 17वीं शताब्दी की शुरुआत से ही स्थानीय लोगों के ईसाई धर्म से जोड़ने में लगे हुए थे, और 18वीं सदी के अंत तक आते आते उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को ईसाई बना लिया था। और फ्रांसीसियों ने 1868 के आंदोलनों को तो कुचल डाला, लेकिन इस बगावत ने फ्रांसीसियों के खिलाफ अन्य देशभक्तों में उत्साह का संचार जरूर कर दिया। तो किस तरीके से किया कि जो कुछ वियतनामी लोग थे वो अभिजात चीनी भाषा और कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षा लेते थे, लेकिन किसानों के धार्मिक विश्वास बहुत सारी साम्यवादी परंपराओं में जन्मे हुए थे, जिनमें बौद्ध धर्म और स्थानीय मूल मान्यताओं दोनों का सम्मिश्रण था। और वियतनाम के जो बहुत सारे पंथ थे ऐसे लोगों के जरिए फैला दिए गए थे जिनका दावा था कि उन्हें ईश्वर की आभा देखी है, और कुछ धार्मिक आंदोलन फ्रांसीसियों का समर्थन करते थे, जबकि कुछ औपनिवेशिक शासन के विरोध चलने वाले आंदोलन में पक्षघर थे। तो देखिए, इसमें एक शब्द दिया गया है
समन्वयवाद यानी कि ऐसा विश्वास जिसमें भिन्नताओं की बजाय समानताओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समन्वयवाद। और यातना शिविर का मतलब होता है एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है। और इस शब्द को सुनकर गहन यातना और निर्मम अत्याचार को तस्वीर में मन एक तरीके से तस्वीरें जो है वो मन में कोद जाती है। तो यानी कि यातना शिविर का क्या मतलब होता है, एक तरीके से बिना किसी कानूनन प्रक्रिया के किसी को कैद में डालना ही यातना शिविर कहा जाता है। ऑलराइट, तो देखिए, तो इसमें आगे भी हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो जो एक हुआ भी थे, तो हुआ हाओ ऐसा ही एक आंदोलन था, तो जो कि 1939 में किया गया था, जिसमें हरे भरे मैकोंग डेल्टा इलाके में एक भारी लोकप्रियता मिली थी। तो यह आंदोलन 19वीं सदी के औपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में उपजे विचारों से प्रेरित था। ये हो गया। तो हुआ हाओ आंदोलन के संस्थापक का नाम हु इन फूसो। तो देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नोट डाउन करनी है, कि साल 1939 में क्या हुआ था, होहा आंदोलन, होहा हाओ आंदोलन। और इसके संस्थापक कौन थे, हुइन फू सो, जो कि जादू टोना और गरीबियों की एक तरीके से मदद किया करते थे। और वह खर्चों के खिलाफ उन्होंने उपनिवेशों को लोगों के काफ़ी असर था। वह बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त, शराब व अफीम के प्रखर विरोधी थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये अच्छे व्यक्ति थे। तो वधुओं की खरीद फरोख्त, शराब और अफीम के प्रखर एक तरीके से क्या थे, ये विरोधी थे। तो फ्रांसीसियों ने फूसो के विचारों पर आधारित आंदोलनों को कुचलने की कई तरीके से प्रयास किए। उन्होंने फूसो को पागल घोषित कर दिया, क्योंकि फ्रांसीसी उन्हें पागल बोंजे कहकर बुलाते थे, जो कि सरकार ने उन्हें पागल खाने में डाल दिया, इस बात को कहते ही। तो मजे की बात तो यह थी कि जिस डॉक्टर ने यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वह फूसो को पागल घोषित करेगा, वह कुछ समय के लिए उनका अनुयायी बन गया। और आखिरकार साल 1941 में यानी कि 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने भी मान लिया कि वे पागल नहीं हैं। उसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें वियतनाम के निष्कासित करके लाओस भेज दिया, और उन्होंने बहुत सारे समर्थकों और अनुयायियों को यातना शिविर में डाल दिया। तो यातना शिविर का अभी मैंने आपको मतलब बताया कि यातना शिविर यानी कि बिना किसी कानूनन प्रक्रिया के एक तरीके से कैद में डालना ही यातना शिविर कहलाता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या हुआ, जो आंदोलन था, जो मोमेंट ये चल रहा था, जिसका राष्ट्रवाद एक तरीके से मुख्य धारा के साथ अंतर विरोधी संबंध रहता था, वो राजनीतिक दल ऐसे आंदोलनों से जुड़ते हुए जन समर्थकों का फायदा उठाने की कोशिश करते रहे। तो लेकिन उनकी गतिविधियों से बेचैन भी ये काफ़ी ज़्यादा रहे, क्योंकि जो राजनीतिक उस समय दल थे वो ऐसे समूहों पर नियंत्रण करते थे और ऐसे अनुशासन और कायम करने की कोशिश करते थे जिनमें परेशानी महसूस होती थी, और न ही वे अपने रीति रिवाजों और व्यवहारों को समर्थन कर पाते थे। इसके बावजूद भी जो साम्राज्यवादी भावनाएं थी, उनको झकझोरने में ऐसे आंदोलनों के योगदानों को कम करके नहीं आंका जा सकता। तो देखिए, साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है कि सैन्य शक्ति पर एक तरीके से किसी अपने देश के स्थान और सीमाओं को बड़ा करना। ठीक है, मानकर चलिए, जैसे कि मैं आपको वर्तमान की स्थिति बता देता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होगा परंतु ऐसा हो भी सकता है। मानकर चलिए भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है और ये हमारा पाकिस्तान है। अगर हम चाहे तो इस पर अपनी साम्राज्यवादी भावनाओं के चलते हम इस पर कब्जा कर सकते हैं। वो किस तरीके से, जैसे हमारी सेना है और सेना और एक तरीके से जो हमारे देश की जनता है, अगर वो चाहे मिलकर तो इस पर कब्जा किया जा सकता है। तो इसी तरीके की भावनाओं को हम क्या कहते हैं, साम्राज्यवादी भावना। ऑलराइट, तो देखिए पहले हम इसके चित्र के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि चित्र 8 है। तो देखिए, तो कैथोलिक मिशनरी फादर बोरी को मृत्युदंड देते हुए चित्र। तो फ्रांस में धार्मिक उत्साह फैलाने के लिए फ्रांसीसी कलाकार ऐसी तस्वीर भी छापते थे। तो फ्रांस में एक तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए तो किस तरीके की तस्वीर छापा करते थे, कुछ इस तरीके की तस्वीर वो छापा करते थे। तो ये किसी एक तरीके से कैथोलिक मिशनरी फादर बोरी को एक तरीके से यहाँ पर मृत्युदंड दिया गया था। तो अब बात करते हैं एक तरीके से आधुनिकीकरण की संकल्पना की।
तो आखिर आधुनिकीकरण की जो संकल्पना थी उस समय क्या जानने को और क्या समझने को मिला। तो देखिए, वियतनाम पर एक तरीके से फ्रांसीसियों के कब्जे को लेकर कई सारी जो भावनाएं थी, यानी कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो कई सारी भावनाएं एक तरीके से वियतनामी लोगों पर काम कर रही थी, उनमें कई सारे लोगों ने एक तरीके से अपनी विचारधाराओं को भी रखना एक तरीके से शुरू किया। तो वो चाहते थे कि एक तरीके से ये आधुनिकीकरण का मतलब क्या है और किस तरीके से जो राष्ट्रवादी है वो किसे कहा जाता है, या आधुनिक बनने के लिए परंपराओं को, पिछड़ेपन की निशानी एक तरीके से किस तरीके से माना जा सकता है। तो यही क्या पश्चिमी को ही विकास व सभ्यता का प्रतीक माना जाता है और उसकी नकल करना क्या जरूरी है। तो कई तरीके के विचार जो थे वो वियतनामी लोगों के एक तरीके से अंदर आए और उनके विरोध करने की जो एक तरीके से वो क्षमता थी, यानी कि अपने देश के प्रति एक तरीके से जो राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी वो और भी ज़्यादा मजबूत होती गई। ठीक है। तो ऐसे में हुआ क्या कि 19वीं सदी के आखिर में ही जो फ्रांसीसी थे उनके विरोध का नेतृत्व प्राय कन्फ्यूशियस विद्वानों और कार्यकर्ताओं के हाथों में होता था, जिन्हें अपनी दुनिया बिखरती दिखाई दे रही थी। तो कन्फ्यूशियस परंपराओं में शिक्षित फान बोई चाउ, यानी कि 1867 से लेकर 1940 ऐसे ही एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो फान बोई चाउ थे उनका जन्म 1867 को हुआ था और वो 1940 में एक तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी। फिर 1903 में उन्होंने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई नामक पार्टी का गठन किया। तो दुई तान हुई नामक पार्टी का किसने गठन किया? बोई चाउ ने, एक तरीके से फान बोई चाउ ने। तो तभी से वे औपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के अहम नेता बन गए थे और राजकुमार कुआंग दे इस पार्टी के मुखिया थे। तो देखिए, किस पार्टी के? राजकुमार कुआंग दे किस पार्टी के मुखिया थे? दुई तान होई के। और इसका एक तरीके से गठन किसने किया था? फान बोई चाउ ने। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है ये याद होगा। ऑलराइट, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो देखिए, तो फान बोई चाउ ने 1905 में चीनी सुधारकों लियांग की चाउ, यानी कि जिसका जन्म 1873 में हुआ था और 1929 में इनकी एक तरीके से मृत्यु हुई थी, तो से योकोहामा में भेंट की और फान की सबसे प्रभावशाली पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लियोज की सलाह और प्रभावी में ही लिखी गई थी। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी भी है और इसका बहुत ही कम लोगों को एक तरीके से आंसर भी पता होगा। तो देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लियोंग किचाओ के द्वारा ये लिखी गई थी। ऑलराइट, तो लियोंग की सलाह और प्रभाव में ही लिखी गई थी और वियतनाम और चीन में यह किताब खूब बिकी और उस पर एक नाटक भी खेला गया जो कि इस किताब के दूसरे जूडो से विचारों पर केंद्रित था। और एक देश की संप्रभुता का नाश और दूसरा दोनों देशों की अभिजात्य वर्ग और संस्कृति में बांधने वाले वियतनाम चीन संबंधों का टूटना। और फान अपनी पुस्तकों में इसी दोहरे नाश का विलाप करते हैं और अपने शोक का अंदाज वैसा ही था जैसा कि परंपरागत अभिजात्य तबके से निकले सुधारकों का दिखाई देता है। तो यानी कि एक तरीके से उन्होंने फ्रांसीसी जो एक तरीके से लोग थे उनका जमकर विरोध किया, चाहे वो एक तरीके से हम आपकी फ्लू बीमारी के कारण रहा हो, यानी कि चूहों के कारण रहा हो, या किसी भी तरीके से ये चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो। तो अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ा एक तरीके से वियतनाम के लिए योगदान रहा है उसको आज़ाद कराने में, और कहीं ना कहीं इन विचारकों का भी एक तरीके से बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन्हीं विचारकों में एक अन्य राष्ट्रवादी फान बोई चाउ के विचारकों में गहरे तौर पर असहमत थे। जो फान चू चित्र है उनका एक तरीके से फान चू तृण है, यानी कि जिनका जन्म जो हुआ था वो 1871 में हुआ था और 1926 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ऐसे नेताओं के प्रमुख थे। तो वे राजशाही राजतंत्र कट्टर विरोधी थे। तो राजशाही राजतंत्र का आप लोगों को मतलब पता ही होगा, जो कि एक तरीके से राजतंत्र, यानी कि मानकर चलिए अगर मैं राजा हूँ तो कल को मेरा बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो योग्य हो राजा बनने के या ना हो। तो क्या थे वो? कट्टर विरोधी थे। और कौन थे? फाम चू तृण।
तो उन्हें यह मंजूर नहीं था कि जो फ्रांसीसी है उनको देश से निकालने के लिए शाही दरबार का राजा एक तरीके से या उनकी सहायता ली जाए। वे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिकल रिपब्लिक की वो स्थापना करना चाहते थे, और पश्चिमी के लोकतांत्रिक आदर्शों में प्रभावित तृण पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरीके से खारिज करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे, लेकिन उनका आरोप था कि खुद फ्रांसीसियों ने उन आदर्शों का अनुसरण नहीं किया, और उनकी मांग थी कि जो फ्रांसीसी शासक है वे वियतनाम में वैधानिक व शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करे और कृषि में उद्योगों का विकास करे। राइट। गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो आम जनता है उसकी सहमति और जन प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था, और राजशाही के विपरीत ऐसी सरकार लोगों की सत्ता यानी कि लोकशाही पर आधारित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था को हम रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। तो अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि आधुनिक बनने के अन्य तरीके जो कि जापान और चीन के द्वारा दिए गए, तो आखिर वो कौन कौन से तरीके थे, इसको भी हम एक तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो वियतनाम देश है एक तरीके से, तो वो काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रखता था चीन और जापान के साथ, क्योंकि चीन और जापान जो है वो केवल बदलावों का ही प्रतीक नहीं थे, बल्कि फ्रांसीसी पुलिस से बच निकलने वाले के लिए शरण स्थली भी थे, जो कि इन देशों में कई एशियाई क्रांतिकारियों का नेटवर्क बने हुए थे। तो इसमें हुआ क्या कि जो 20वीं सदी थे, तो 20वीं सदी के पहले दशक में एक आंदोलन चल रहा था, जो कि आंदोलन कुछ इस प्रकार से था कि पूरब की ओर चलो आंदोलन। तो वो उस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। तो साल 1907 और से लेकर 1908 के दशक में लगभग 300 वियतनामी विद्यार्थियों का आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान वो गए थे। तो उनमें से बहुत से जो लक्ष्य थे उनके यही थे कि जो फ्रांसीसी का एक तरीके से वियतनाम से बाहर निकाल दिया जाए। तो उनका क्या लक्ष्य था जापान में पढ़ाई करने का, कि एक तरीके से कुछ ऐसा किया जाए जिनसे फ्रांसीसियों को वियतनाम से बाहर निकाल दिया जाए, और कठपुतली सम्राट को गद्दी से हटा दिया जाए, और फ्रांसीसी द्वारा अपमानित करके गद्दी से हटा दिए गए न्यूयांग राजवंश को दोबारा गद्दी पर बिठाया जाए। तो किस राजवंश को एक तरीके से अपमानित करके फ्रांस ने एक तरीके से उन पर गुलामी की थी? तो न्गुयेन एक तरीके से एक राजवंश था जिसे एक तरीके से गद्दी से अपमानित करके खुद फ्रांसीसी गद्दी पर बैठे थे, तो उसे दोबारा एक तरीके से वो स्थापित करना चाहते। तो इन राष्ट्रवादियों को विदेशी हथियारों की मदद लेने से कहीं परहेज नहीं था। इसके लिए उन्होंने एशियाई होने के नाते जापानियों से मदद मांगी, और जापान आधुनिकीकरण के रास्ते पर काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि जो जापान है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक और एडवांस देश है। ठीक है। तो उस समय भी वो एक तरीके से आधुनिक ही देश था हर एक क्षेत्र में। तो जापानियों ने पश्चिमी द्वारा गुलाम बनाए जाने की कोशिश की सफलतापूर्वक विरोध किया, और 1907 में रूस पर विजय प्राप्त करके, तो देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाता है कि 1907 में जापान ने किस पर एक तरीके से विजय प्राप्त की थी? रूस पर। तो रूस पर किस तरीके से की थी? तो रूस पर प्राप्त करके अपनी सैनिक ताकत का भी लोहा मनवा चुका था। तो वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में भी रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की। तो देखिए, तो टोक्यो में एक तरीके से जो वियतनामी लोग थे, कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी? रेस्टोरेशन सोसाइटी। तो उनमें 1908 में जापानी गृह मंत्रालय में ऐसी गतिविधियों का दमन शुरू कर दिया था जो कि फान बोई चाओ सहित बहुत सारे लोगों के जापान से निकाला जाने लगा, और उन्हें मजबूरन चीन व थाईलैंड में शरण लेनी पड़ी। तो देखिए, तो रेस्टोरेशन सोसाइटी बनाने के बाद एक तरीके से जो जापान का गृह मंत्रालय था, तो ऐसी गतिविधि करने के आरोप में फान बोईचाओ और बहुत सारे इसी तरीके के विचारकों को जापान से निकाल दिया गया, जिसमें उन्हें कहाँ पर शरण लेनी पड़ी थी? चीन और थाईलैंड में। ऑलराइट। तो इसी घटनाक्रम में, चीन के घटनाक्रम में, वियतनामी जो राष्ट्रवादी थे उनका हौसला बढ़ा दिया, और सुन यात सेन के नेतृत्व के चले आंदोलन के जरिए जनता ने लंबे समय तक चीन पर शासन किया, और राजवंश को 1911 में गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया, और वह गणराज्य की स्थापना एक तरीके से वहाँ पर गणराज्य की स्थापना की। और इन घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए वियतनामी विद्यार्थियों ने भी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन
वियतनाम कुआन फुक होई की स्थापना कर डाली। तो कब कर डाली? एक तरीके से 1911 में जब उन्होंने एक तरीके से गणराज्य की स्थापना की, तो उन्होंने कौन सी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, जिसे वियतनामी भाषा में कहा जाता है वियतनाम कुआन फुक होई की स्थापना उन्होंने कर डाली। तो अब फ्रांस विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप जो है वो बदल चुका था। वो यानी कि एक तरीके से जो स्वतंत्रता के स्वरूप थे वो हर एक जो पहलू थे वो बिल्कुल बदल चुके थे, क्योंकि इस संघर्ष का जो उद्देश्य था ये यह नहीं था कि जो संवैधानिक राजशाही है उसकी स्थापना कैसे की जाए। अब स्वतंत्रता संग्रामी की एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का जो वहाँ के लोग थे वो सपना देखने लगे थे। लेकिन जो जल्दी ही वियतनाम का साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था उस पर एक नए प्रकार का नेतृत्व की देखरेख में तेजी से आगे बढ़ने लगा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका इस लेक्चर से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम चित्र 9 को भी डिस्कस करते हैं, जो कि साम्राज्यवादियों को खदेड़ते हुए वियतनामी राष्ट्रवादियों को दर्शाता एक रेखा चित्र है। तो किस तरीके से जो साम्राज्यवादी फ्रांसीसी लोग हैं उनको वियतनामी लोग किस तरीके से खदेड़ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से अपने देश से बाहर भगा रहे हैं। तो संघर्ष के ऐसे राष्ट्रवादी चित्रों में राष्ट्रवादियों का विस्तार पूर्वक आगे बढ़ते हुए जबकि साम्राज्यवादी शक्तियों को भगाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को डेली की तरह एक तरीके से एक टिप्स भी दे देता हूँ कि आप डेली जो है वो मेंस की प्रैक्टिस जो है वो करते रहिए। और इंटरनेशनल रिलेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से यूपीएससी में तो ये पूछा ही जाता है, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि अभी से ही आप मेंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ अपने इस तरीके के उत्तरों का संग्रह जो है वो तैयार कीजिए, जिससे अगर आपका एक तरीके से यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होती है तो आप यूपीएससी मेंस में झंडे गाड़ दें। यानी कि आपको इतिहास रचना है, तो इतिहास रचने के लिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पकड़ जो है वो करंट अफेयर्स पर बनाइए और इतिहास को पूर्ण तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप एक तरीके से किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेंगे तो उसके बाद आप उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है वो चीज़ों का एक तरीके से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए ये टिप्स जो है वो इतना ही। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।